तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि आखिर बेरोज़गारी होती क्या है। बेरोज़गारी का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति काम की तलाश में है, इसके बावजूद भी उसको काम नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी अवस्था को बेरोज़गारी बोला जाता है। बेरोज़गारी का प्रयोग आम तौर पर अर्थव्यवस्था के हेल्थ के रूप में भी हम नापते हैं, उससे देश की इकोनॉमी की हेल्थ का पता चलता है। ठीक है, नॉर्मली देखा जाए बेरोजगारी को हम बेरोजगारी दर के रूप में, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के रूप में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें टोटल वर्कफोर्स में शामिल व्यक्तियों की संख्या में से बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को भाग दे करके प्राप्त किया जाता है। कैसे हम निकालते हैं कि भाई टोटल कितने लोग काम में लगे हैं, उसमें से हम भाग दे देते हैं कितने लोग बेरोजगार हैं और वहाँ से हम निकालते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इस मामले में एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम हिंदी में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बोलते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति की निम्नलिखित परिस्थिति के हिसाब से रोजगार और बेरोजगारी को बताता है। जैसे कि कोई व्यक्ति आर्थिक गतिविधि में लगा है, उसको रोजगार बोलेंगे। काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध व्यक्ति को बेरोजगार बोलेंगे। ना तो काम की तलाश में है और ना ही अवेलेबल है, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, तो पहले जो दो हैं वो श्रम बल का गठन करते हैं और बेरोजगारी दर उस श्रम बल का परसेंटेज है जो बिना काम के हैं। मतलब हम क्या बोलेंगे, इसमें टोटल जो बेरोजगार लोग हैं उसमें टोटल श्रम शक्ति, जैसे कि हमारे पास में टोटल श्रम शक्ति भारत के पास में टोटल 10 लोग हैं। 10 में से यदि 5 बेरोजगार हैं तो 5/10 गुणित 100 कर देंगे तो बेरोजगारी का परसेंटेज निकल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की दर, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बोला जाता है। अब हम एडिटोरियल की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं। देखिए 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। बेरोजगारी के बारे में जनता में भ्रम की स्थिति, उपयोग किए जाने वाले विभिन्न डेटाबेस में अंतर का परिणाम है। इंग्लिश में यदि देखा जाए तो पब्लिक कन्फ्यूजन ओवर अनएम्प्लॉयमेंट इज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंसेस इन द वेरियस डाटा बेसिस यूज्ड। अब कहीं पर कम दिख रहा है, कहीं पर ज़्यादा दिख रहा है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि सरकारी आंकड़ों में हमको बेरोजगारी कम ही दिखाई देती। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार क्या काम करती है, जो वेरियस डाटा बेसिस है उसका इस्तेमाल करके ये रिजल्ट निकाल के देती है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए आरबीआई की ही हम बात कर लें। आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसमें बोला गया था 8 करोड़ जॉब क्रिएट करी गई हैं लास्ट 3 से लेकर के 4 साल में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्यूज्ड द अपोजिशन ऑफ क्रिएटिंग फॉल्स नैरेटिव अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। और फिर यहाँ पर उल्टा आरोप लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा विपक्ष के ऊपर कि आप जो है फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। आरबीआई ने देखो क्या बताया है और आप लोग कैसे गलत बता रहे हैं कि बेरोजगारी भारत में कम नहीं हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये भी बोला गया है कि हमने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारे देश में खड़ा किए हैं, इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो और भी कम होगा। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ज़रूर है कि सरकार भले ही कितना भी दावा कर ले, जो जॉब जनरेट यदि होगी भी ना तो वो मात्र ठेकेदारी में होगी। किसी को 8,000 रुपये मिल जा रहा है, किसी को 10,000 रुपया मिल जा रहा है, तो कुल मिलाकर के वो मजदूर का मजदूर ही बना रहेगा ज़िंदगी भर। इस प्रकार की कहना चाहिए बेरोजगारी हमारे देश में कम होगी। अब अलग अलग रिपोर्ट्स और उनमें किस प्रकार से कन्फ्लिक्ट हो रहा है और क्या क्या स्टेटमेंट निकल करके आ रहा है यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यदि बात करें द इंडिया KLEMS डाटाबेस की, मिस्टर मोदी का कहना है कि जो आरबीआई का डाटा मैनुअल है जिसको रिलीज़ किया गया था 7 जुलाई को, जिसका नाम रखा गया है द इंडिया KLEMS डाटाबेस, इसमें डिस्क्राइब किया गया है प्रोसीजर को, मेथडोलॉजीज़ को, अप्रोचेस को, जिनका इस्तेमाल किया गया है इंडिया KLEMS डेटाबेस वर्जन 2024 को।
कैसे करके हम तैयार किए हैं इसको, इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। कौन सी प्रोसीजर रही थी, कौन सी मेथडोलॉजी रही थी, क्या अप्रोचेस रही थी KLEMS के डाटाबेस को तैयार करने के लिए। अब यहाँ जो डाटा सेट प्रस्तुत किया जा रहा है इसमें कुछ कुछ चीज़ें शामिल करी गई हैं, जैसे कि ग्रॉस वैल्यू एडेड है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, लेबर एम्प्लॉयमेंट, लेबर क्वालिटी, कैपिटल स्टॉक, कैपिटल कंपोजिशन। मतलब ये जो डाटाबेस है कवर करता है 27 इंडस्ट्रीज़ को। इसमें शामिल है इंटायर इंडियन इकोनॉमी। अब SBI आगे आता है, अभी तो RBI आगे आया था, अब SBI आगे आया था कि मैंने जो रिपोर्ट जारी किया हूँ तो उसके बारे में भी मैं भी थोड़ी सी सफाई दे देता हूँ। इसमें SBI की तरफ से बोला जाता है कि हाल फिलहाल में अब हम भी एक रिपोर्ट रिलीज़ किए हैं। इसकी खुद की रिपोर्ट है ताकि काउंटर किया जा सके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट्स को। इसमें बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना SBI भी कम नहीं है, वो भी अपनी सफाई देने के लिए क्या बोल दिया। उसका कहना है कि यदि मैं एग्रीकल्चर को अलग कर देता हूँ, इसके बावजूद भी जो जॉब क्रिएट हुई हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में, उनकी संख्या 8.9 करोड़ है फाइनेंशियल ईयर 2014 से 2023 के बीच में। मतलब पूरा का पूरा जो BJP का एरा रहा है उसमें 8.9 करोड़ जॉब क्रिएट हुई हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। वहीं फाइनेंशियल ईयर 4 से लेकर के 14 समय की बात कर लें, कांग्रेस के ज़माने की यदि हम बात कर लें, तो उस समय मात्र 6.6 करोड़ जॉब जनरेट हुई थी, ऐसा SBI का कहना है। टोटल जो लेबर फोर्स है इंडिया में वो कितना है, 59.7 करोड़ है, विच इज़ नियरली इक्विलेंट टू 56.8 करोड़, जो किसके लगभग बराबर है, 56.8 करोड़ के बराबर है। एज पर द रिसेंटली रिलीज आसूस, मतलब एनुअली सर्वे ऑफ अनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेस, उसका कहना है कि मैं इतनी संख्या बता रहा हूँ ना, और सरकार ने भी बोली है, ASUSE का जो सर्वे निकल करके आया है, दोनों में जो संख्या हम बता रहे हैं वो सही है, लगभग एवरेज रूप में देखा जाए तो बराबर है, ऐसा SBI का कहना है। अब SBI कुछ बोल रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का अनुमान बिल्कुल अलग हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर अलग मेथड का इस्तेमाल करता है और सरकार से बिल्कुल अलग रिजल्ट देता है। जैसे कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की बात करें, CMIE की बात कर लें, ये एक प्राइवेट डाटा गैदरिंग एजेंसी है जो कि पब्लिश करती है डाटा को एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ठीक है। इसने जुलाई के महीने में बोला था कि जून 2024 में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो ऊपर उठा है, 8 मंथ हाई रहा है ये। पिछले 8 महीने में इतनी बेरोजगारी देखने को नहीं मिली थी। पहले ये 7% थी प्रीवियस मंथ में, जो कि बढ़कर के 9.10% हो गई है। किसने बोला है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की तरफ से ये चीज़ बोली गई है। अब हम बात करते हैं कि भाई इस प्रकार से जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिपोर्ट्स हमको देखने को मिल रहा है, ये आखिर कैसे हो रहा है। तो कुछ ग्राउंड रिपोर्ट ये भी सजेस्ट करती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में एक मेजर इशू के तौर पर उभर करके सामने आ रहा है। फरवरी के महीने में 47 लाख एप्लीकेंट लोग अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, ठीक है। 47 लोगों ने पेपर दिया, 60,000 लोग कांस्टेबल बनेंगे उत्तर प्रदेश में। वहीं यदि 2022 की बात कर लें तो 1.25 करोड़ एस्पायरेंट ने अप्लाई किया था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के ऊपर। आप सोच सकते हैं कि भाई जब इतने करोड़ लोग एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी की कमी है। 1.25 करोड़ लोगों ने पेपर दिया था, उसमें से भर्ती कितनी हुई होगी, 1000-10,000 से ज़्यादा की तो भर्ती हुई नहीं होगी। इसके अलावा हमको प्रोटेस्ट देखने को मिला था बिहार, उत्तर प्रदेश एंड अदर स्टेट में अग्निपथ स्कीम को लेकर के, जिसको अनाउंस किया गया था सन 2022 में।
और अग्निपथ स्कीम के माध्यम से सरकार ने क्या काम कर दी है, आर्मी को भी प्राइवेट कर दी है। आप ये समझ सकते हैं कैसे प्राइवेट कर दी है। आर्मी आज के समय में आपको ज्वाइन करना है तो आप पूरी नौकरी नहीं कर पाएंगे वहाँ पर, 15 साल 20 साल 30 साल, अब 4 साल जॉब करो और रिटायर हो जाओ। उसमें से भी 25% लोगों को ही वो लेगी, 75% को वो बाहर कर दे रही है। अब 4 साल आपने वहाँ बिता दिए हैं, इसके बाद आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपकी उम्र अलग हो जाएगी, तो कुल मिलाकर के आपको घर में बैठने के अलावा और दूसरा कोई काम समझ में नहीं आएगा। आगे चर्चा करी जाती है KLEMS के डेटा की। ये एक कम्प्रहेंसिव मेज़रमेंट टूल है जो कि मॉनिटर करता है, इवैल्यूएट करता है प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को इंडियन इकोनॉमी में जो प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ हो रही है उसको बताने का काम करता है। लेकिन ये एस्टिमेट नहीं लगाएगा एम्प्लॉयमेंट को, बट यूजेस द ऑफिशियल डाटा अवेलेबल, बल्कि इसके लिए जो ऑफिशियल डाटा अवेलेबल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यहाँ से देखा जाए ना तो एडिटोरियल का जो मुख्य हिस्सा है वो यहीं से चालू होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकार ने जो डेटा प्रस्तुत करी है भाई, उसमें कौन कौन सी कमी है। KLEMS की तरफ से जो डेटा प्रस्तुत किया गया है ये एक कम्प्रहेंसिव मेज़रमेंट है किसका, इंडियन इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी ग्रोथ कैसे रही है उसको ये चीज़ बताता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को निकालने का एक टूल है या फिर फॉर्मूला है। इसके लिए क्या काम करता है, इधर उधर का डाटा उठाएगा तब जा कर के आपको जानकारी देगा। यदि हम लेबर इनपुट की बात करें तो ये कहाँ से डेटा उठा रहा है, ये एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे EUS जिसको जारी किया गया जाता है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस के माध्यम से, कंडक्टेड कराया गया था कब से लेकर के कब तक, 1983 एंड 2011-12 के बीच में। एंड पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS का इस्तेमाल करता है, तब जा कर के वो एम्प्लॉयमेंट और लेबर इनपुट की बात बता पाता है। क्लियर बात ये हो गई है कि KLMS का जो डेटा है किस पर आधारित है, ऑफिशियल डाटा फ्रॉम PLFS। सरकार PLFS का जो डेटा निकाल रही है ना, उसी के ऊपर ये निर्भर है, किसके ऊपर, लेबर इनपुट को बताने के लिए। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन खड़े होते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में देखना ज़रूरी है। जैसे कि वाई वुड द एम्प्लॉयमेंट सीरीज फ्रॉम KLEMS डिफर फ्रॉम द टोटल एम्प्लॉयमेंट फिगर गिवन बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। KLEMS का डेटा अदर गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उससे अलग क्यों निकल करके सामने आ रहा है। ठीक है, तो ना तो प्रधानमंत्री ना ही SBI शुड प्रेजेंट KLEMS डेटा एज एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सफाई के लिए SBI भी आगे आ गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ गए, लेकिन वो ये नहीं क्लियर कर पाए हैं कि इसका इस्तेमाल केवल अनएम्प्लॉयमेंट की डेटा के लिए ही हम कर सकते हैं, उसके लिए एक टूल है। इसका मतलब तो यही हो गया है, जो ऑफिसर्स लोग हैं एंड जो इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, ब्रीफिंग मिस्टर मोदी मिसगाइडेड हिम। ठीक है, जो चीज़ मोदी बता रहे हैं उसको उनको ज़रूर मिसगाइडेड किया गया है। अब क्वेश्चन फिर उठता है कि वाई डू डिफरेंट सोर्सेज गिव वाइडली वेराइंग एस्टिमेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अलग अलग सोर्स से मुझे अलग अलग जानकारी मिल रही है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और हमारे पास में डेटा की बहुत ज़्यादा कमी है। साथ ही साथ भारत में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा भूमिका है भारत में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोज़गार देने का काम कौन करता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ही रोज़गार देने का काम करता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंतर्गत आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जिनके काम के घंटे कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा वो मालिक के ऊपर है, छोड़ना है छोड़ेगा, नहीं छोड़ना नहीं छोड़ेगा। वो रेट भी उसी के ऊपर है कि वो कितना देना चाहता है।
एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप गांव जाएंगे, गांव में जैसे अभी धान का रोपाई है, परहा लगाने का काम चल रहा है, निदाई का काम चल रहा है, ठीक है, ये सब काम करने वाले जो लोग रहते हैं, लेबर रहते हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनको कितने घंटे काम लेना है ये मालिक तय करेगा, कितना रुपया देना है मालिक तय करता है, मतलब कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत 94% जो हमारा लेबर फोर्स है वो काम करता है, जबकि किसी और बड़ी कंट्रीज़ की तुलना हम भारत से करेंगे यदि तुलना, तो इस प्रकार का ह्यूज अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमको देखने को नहीं मिलता है, जिसका डेटा एकदम छितर बितर है, डेटा ही नहीं मिल पा रहा है। ऐसी कंडीशन बहुत कम होती, खाली ये भारत के साथ में है। इस सेक्टर के अंतर्गत 11 करोड़ किसान शामिल हैं, साथ ही साथ 6.5 करोड़ MSME यूनिट इसमें काम करती हैं। तो इन सब का सालाना मेज़रमेंट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेथड की यदि हम बात करें तो जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है टाइम पर सेंसस के माध्यम से हर 10 साल में, साथ ही साथ ASUSE सर्वे कंडक्ट कराया जाता है हर 5 साल में, यहीं से हमको इनके बारे में जानकारी मिल पा रही है। वहीं ASUSE सर्वे की बात करें तो देखिए सरकार आज के समय में क्या काम कर रही है, आसूस सर्वे एनुअली कंडक्ट कराती है। 5 साल का करना था, लेकिन अब कह रही सरकार हम जो है हर साल कंडक्ट कराएंगी। लेकिन ये जो आसूस सर्वे डेटा है, इन टर्न डिपेंड ऑन द डेटा फ्रॉम सेंसर्ड एंड अर्बन फ्रेम सर्वे, ये भी दूसरी चीज़ों पर निर्भर हो गया। किसके ऊपर? जनगणना 2011 की, और ये अर्बन फ्रेम सर्वे के ऊपर ये निर्भर करता है। एंड आप देखेंगे कि 2011 से जनगणना कंडक्ट नहीं कराई गई है। साथ ही साथ जो UFS डाटा है अपरेंटली परटेन टू 2012 से 17। आप UFS अर्बन फ्रेम सर्वे का जो डेटा ले रहे हैं वो कितना पुराना उठा करके आप देख रहे हैं, 2012 से 17 का आप उठा करके देख रहे हैं, ठीक है। तो आप आउटडेटेड डेटा का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को फिर भ्रम में डालने का काम करते हैं। 2016-2024 ये एक एबनॉर्मल पीरियड रहा था। यहाँ पर हमको 4 शॉक्स देखने को मिले थे इंडियन इकोनॉमी में। क्या क्या था? जैसे कि डीमोनेटाइजेशन है सन 2016 में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का क्राइसिस आया था, एंड कोविड-19 पेंडेमिक आया था। तो जब इस प्रकार हमारी देश की इकोनॉमी को झटका लगा था ना, यदि आप प्री शॉक डेटा का इस्तेमाल करेंगे, सैम्पलिंग क्रिएट करता है प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल चेंजेस के चलते चलते। पिछले 4 साल में क्या हुआ है उसको आप देखिए ना। 4 साल के पहले यदि आप बात करोगे तो उससे कहाँ से सही जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। ये जो 4 झटके थे जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लगे थे, इसने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बुरी तरह से प्रभावित किया था। द वन दैट ASUSE सर्वे सीक टू एस्टिमेट, इस चीज़ को आसूस सर्वे के माध्यम से खोजकर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारी जो यूनिट थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वो क्लोज हो गई थी, लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल के चलते चलते लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। द साइज ऑफ टाउन एंड विलेजेस चेंज, यहाँ तक कि शहर और गांव का जो तस्वीर ही यहाँ पर बदल गई थी। इस प्रकार से देखा जाए जो सैंपल है वो 2011 की सेंसस पर बेस्ड है, ये बिल्कुल ठीक हमको नहीं दिखाई देता है। क्लोजर विल नॉट बी कैप्चर्ड एंड ओनली सर्वाइविंग यूनिट विल बी ए पार्ट ऑफ द सैंपल। इसमें क्या बात करके जाएंगे आप? 2011 की बात कर रहे हैं। अभी जो झटका लगा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को उसकी बात करिए ना, जिसमें कितनी सारी जो यूनिट हैं, छोटी मोटी कंपनियां हैं, लघु उद्योग है, वो बंद हो गए हैं, उनकी तो बात आप कर ही नहीं रहे हैं। इसके बाद PLFS एंड CMI की तरफ से जो डेटा प्रस्तुत किया जा रहा है, दोनों में अंतर यहाँ पर हमको समझना है। ये ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस एडिटोरियल का कहना चाहिए मूल चीज़ें हैं। जैसे कि आप PLFS का इस्तेमाल कर रहे हैं तो
ये PLFL एक वेबसाइट है जहाँ से हमको ऑफिशियल डेटा मिलता है, ठीक है। लेकिन ये CMIE के डाटा से बिल्कुल अलग है। दिस इज़ टू डू विद डिफरेंसेस इन डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ से डेफिनेशन ही चेंज हो जा रही है। डेफिनेशन चेंज होने का मतलब ये है कि भाई कितने लोग काम में लगे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, आप उन्हीं को चेंज कर दे रहे हैं। सच एज हु इज काउंटेड एज एम्प्लॉयड। PLFS कहता है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको भले ही इनकम मिले चाहे ना मिले, वो लोग जॉब में लगे हैं, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट में गिन लिया जा रहा है। ऐसा थोड़ी होना चाहिए। ऐसे में तो सब महिलाएं भी आ जाएंगी, वो लोग भी तो घर का काम करती हैं। तो यदि आप फ्री लेबर, दोज गिविंग फ्री लेबर और दोज हु सिट इन द फील्ड बट हैव नो वर्क आल्सो गेट काउंटेड एज एम्प्लॉयड बाय PLFS। PLFS का डेटा क्या कह रहा है कि जो लोग लेबर का काम कर रहे हैं फ्री में, या फिर जो लोग खेत में बैठे हैं काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग उनको भी काउंट कर ले रहे हैं। दिक्कत यहाँ ये पैदा हो जाती है। लेकिन जो CMIE का डाटा रहता है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से डेफिनेशन प्राप्त करता है एंड उन्हीं लोगों को काउंट करता है जिनको काम से पैसा मिल रहा है, उन्हीं को बोला जाएगा एज ए एम्प्लॉयड के तौर पर, ठीक है। यदि हम लास्ट फ्यू ईयर की बात करें तो PLFS ने हमें लगभग 50 से 55% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन दिया है, जबकि CMI कहता है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसका क्या है परसेंटेज, 40 से लेकर के 45%। इसका मतलब ये है जो PLFS है वो कह रहा है कि ज़्यादा लोग काम में लगे, जबकि CMI बोल रहा है मात्र 40 से 45% लोग ही काम में लगे हुए हैं। तो ये अंतर है दोनों में। मतलब यहाँ पर लगभग 90 मिलियन लोगों का अंतर हमको देखने को मिल रहा है। ग्राउंड लेवल सिचुएशन की यदि हम बात करें ना, तो देखिए आज के समय में जो युवा लोग हैं स्ट्रगल कर रहे हैं काम को पाने के लिए, साथ ही साथ एग्जामिनेशन में जो इशूज़ है उसको फेस कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं कर रही है।